की सच्चाई चेहरे पर साफ दिखी। क्या इसीलिए बागी हो गए शिवपाल? हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। तो बगावत खुलकर सामने आ गई है। शिवपाल ने समर्थकों के टिकट कटने पर अखिलेश पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव को अपने दम पर सरकार बनाने की भी चुनौती दे डाली। और भी क्या कहा, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद। बातों का क्या कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या। कुछ वक्त एक होटल में ये गाना गुनगुना रहे थे शिवपाल। बातों का क्या दर्द में भी मुस्कुरा रहे थे जनाब, ये सोचकर कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मंच से दर्द जुमा पर आ गया, और वो हो गया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। आप देख लेना 11 मार्च का रिजल्ट, और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो। हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। 11 मार्च के बाद पार्टी बनाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा कद छोटा जानबूझ करके किया जा रहा था, जानबूझ करके हमारा कद छोटा किया जा रहा है। और हम जानते हैं, और हम लोगों ने कई बार कहा भी है, हमने कई बार कहा कोई भी व्यक्ति पद से बड़ा नहीं होता है, और आदमी अपने नाम से, अपने काम से बड़ा होता है। आज हम जो भी हैं, और बहुत से लोग भी कहते हैं कि जो भी हम कुछ हैं नेताजी की वजह से, नेताजी की वजह से हैं, और आपके सहयोग से है। नेताजी की वजह से हैं और आपके सहयोग से। और बहुत से लोगों ने कहा तो है, कई लोगों ने कहा है कि हम नेताजी की वजह से, लेकिन उन्हीं लोगों ने आज आपके सामने है, नेताजी को अपमानित करने का काम उन्हीं लोगों ने किया। सरकार बना लो। जुबान चल रही थी और चेहरा उतरा सा था, लेकिन ऐलान हो चुका था कि अब अपमान नहीं सहेंगे। हालांकि आज भी अपमान शब्द नेताजी के लिए इस्तेमाल हुआ था। जैसी की आशंकाएं जताई जा रही थी, बिल्कुल ठीक वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से आज बगावत कर दी। उन्होंने जसवंत नगर विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद इटावा मुख्यालय के नुमाइश पंडाल में आयोजित एक जनसभा में साफ तौर पर ऐलान किया है कि 11 मार्च के बाद वो नई पार्टी का गठन करेंगे। शिवपाल के बयान पर नेताओं की राय सुनी। शिवपाल जी जिम्मेदार नेता, ऐसा कोई बयान नहीं है। मन से उन्होंने बोला है कि वो, मुझे जानकारी है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। कांग्रेस पार्टी अपने आइडियोलॉजी पे मैदान में है, समाजवादी पार्टी का साथ मिला है। निश्चित तौर पे हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए और मजबूत हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी अपनी 105 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और रहा सवाल शिवपाल जी का अपना विवेक है, उनको जो भी निर्णय लेना होगा वो लेंगे। और मार्च में अगर वो इस तरीके का कोई फैसला ले रहे हैं, उससे कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये उनका आंतरिक अपना खुद का विषय है।
मेरा मानना है कि जो कुछ भी चल रहा है पार्टी के अंदर, समाजवादी पार्टी के भीतर, वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन क्योंकि जनता इससे त्रस्त हो रही है, जनता इससे परेशान है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इसमें ये बात उठा रही है। और हमें लगता है कि ये पूरा एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है, सिर्फ इसलिए कि मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। नहीं तो शिवपाल जी इतना नाराज है और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं टिकट पे। अपर्णा जी उनकी देखिए बहू है, वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रही है। अनुराग है, वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो अगर ये नाराजगी है तो ये लोग समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? शिवपाल ने बगैर नाम लिए रामगोपाल पर भी हमला किया। फिलहाल चचा का ये नया दांव अखिलेश के लिए कितना हानिकारक होगा, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे। शिवपाल सिंह यादव कार्यकर्ता अब उन्हें भूलने से लगे हैं। भूलने की वजह भी है क्योंकि अब शिवपाल सिंह यादव पार्टी में हाशिए पर है। न तो पोस्टर में उनका कहीं फोटो लगा होता है, न कहीं स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम शामिल। अब उनकी जगह राहुल गांधी ने ले ली है। अखिलेश यादव के संग कटआउट में राहुल गांधी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ ताकत घटी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के आने से ताकत में इजाफा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि 11 मार्च को वो नई पार्टी बनाएंगे और समाजवादी पार्टी के नेता मानते हैं कि उनकी नई पार्टी बनाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्या स्थिति ऐसी ही है या फिर शिवपाल सिंह यादव पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हालात में है? कैमरामैन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो ये देखा आपने बागी तेवर शिवपाल के। फिलहाल अखिलेश यादव के जो नई पीढ़ी बताई जा रही है उसके प्रवक्ता अनिल यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में सीधे नोएडा स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। बहुत कुछ समझने इनको बाहर भी भेजा गया था, नई स्ट्रेटजी प्लान करने। ये कहीं उन्हीं स्ट्रेटजी का नतीजा तो नहीं है कि पार्टी में इस तरह के रिफ्ट आ रहे। फिलहाल अनिल यादव जी, सीधा सवाल, क्या शिवपाल यादव के इस बागी कदम से पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? जी, बहुत छोटा मुद्दा है। आज जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव है वहां बात होनी चाहिए विकास की, कि पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी ने क्या मैनिफेस्टो दिया था, क्या उस पर विकास किया है, क्या हमारी आगे की योजनाएं हैं, अच्छे रोड उत्तर प्रदेश में कैसे डेवलप किए जाएं, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई कैसे हो पाए। अनिल यादव जी, एक बात बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव अपनी हर जनसभा में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं, आपसे सीधा सवाल है, क्या आप ये बताइए, क्या ये जी। मुद्दा उत्तर प्रदेश के विकास से भी ज्यादा बड़ा है? आप मुझे खुद बताइए, क्या पार्टी ये मुद्दा के विकास को लेकर वो बात की बात है, उत्तर प्रदेश का विकास, जब अंदर चीजें सही रहेंगी तभी तो बाहर सब कुछ सही होगा। नहीं, आपकी पार्टी के अंदर शिवपाल यादव आज बागी तेवर अपनाते हैं, आखिरी रास्ता लोग कह रहे हैं इसको, क्या आपकी पार्टी को नुकसान होगा? सीधा सवाल, हाँ या ना? देखिए, नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए विकास कार्यों को देख रही है। अगर वो अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहती है तो वो एक मुख्यमंत्री के रूप में एक साफ छवि का नेता चाहती है, जो कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। और जिस हिसाब का जनाधार रैलियों में आ रहा है, जो जन सैलाब रैलियों में इस समय पर जिस भी जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी एक जिले में 4-4 रैलियां कर रहे हैं, जिस भी जिले में ये रैली होती है तो वहां लगातार बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जन सैलाब से याद आया, चलिए गृह क्षेत्र में इटावा चलते हैं, वहां पर अजय भदौरिया हैं, शिवपाल खेमे के बता देते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, क्या सोच रहे हैं शिवपाल के इस फैसले पर, किसे जिम्मेदार मान रहे हैं, पहले आप सुनिए। हमारे साथ में शिवपाल सिंह जी के करीबी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय भदौरिया जी भी हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस पार्टी के ऐलान को वो किस नज़रिए से देखते हैं। अजय जी, जो ऐलान आज शिवपाल सिंह जी की तरफ से हुआ, नई पार्टी बनेगी, इसके पीछे क्या राय शुमारी आपकी हो सकती है? देखिए, सारे लोग जानते हैं कि माननीय नेताजी के इस पूरे राजनीतिक आंदोलन में शिवपाल सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे जसवंत नगर में चुनावी संग्राम की बात हो, चाहे प्रदेश और देश में समाजवादी पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बात हो, माननीय शिवपाल सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो विगत 2-3 महीनों से पूरे प्रदेश की जनता ने, पूरे देश की जनता ने जो देखा कि माननीय शिवपाल सिंह का लगातार 2-2 बार मंत्री पद से उनको हटाया जाना, उसके बाद उनके लोगों को पार्टी से उनके टिकट काट देना और उनके लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित करना, ये निश्चित रूप से उनको वेदना को उनको बढ़ाया है।
समाजवादी पार्टी से अलग होकर के जो नया नाम क्या रहेगा, नई पार्टी का क्या स्वरूप होगा, उसका कौन लोग उस पार्टी के हिस्सेदार रहेंगे? निश्चित रूप से अभी चुनावी दौर चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस चुनाव के समय इन सब चीज़ों पर विचार नहीं किया जा रहा है। वो तो माननीय मंत्री जी ने जब ऐलान किया है तो एक पूरा खाका उन्होंने खींच रखा होगा। ये आने वाले समय में प्रदेश की जनता के सामने आएगा, लेकिन मैं समझता हूं अभी तक इन सब चीज़ों पे कोई विचार नहीं हुआ होगा। मेरा ऐसा निजी रूप से मानना है। जो कुछ भी आज सभा के दरमियान देखा गया उनके संबोधन को लेकर के, तो अब क्या माना जाए कि जो उनके लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में काम कर पाएंगे? देखिए, मैं पहले भी हम लोगों ने मुलायम के लोग कार्यालय में बैठ के लोग भले ही कुछ भी संदेश दे रहे हो, हकीकत यह है कि हम लोग माननीय नेताजी से जुड़े सन 89 से, जब से इटावा में यहाँ से राजनीति जाके लखनऊ में नेताजी ने जनता दल के रूप में पूरे प्रदेश में प्रचार करने का काम किया था, तो हम लोगों ने माननीय नेताजी के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया है। हमारे साथ में थे शिवपाल सिंह के बेहद करीबी अजय भदौरिया जी, जो कुछ ये मान करके चलते हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो ठीक नहीं है, बेहद खराब है। मुलायम सिंह यादव के सम्मान को लेकर के नई पार्टी के गठन की बात को भी वो स्वीकार करते हैं। अब फिलहाल 11 मार्च तक का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए दिनेश शाह। अनिल यादव जी, आपके पास आता हूं। क्या आप मानते हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं? जी, मैं सुन नहीं पाया। ये समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं जिन्होंने अभी इस तरह के आरोप लगाए। किस तरह के लोगों की बात कर रहे हैं? जो ये जो बयान दे रहे थे उनकी? जी बिल्कुल जी। देखिए, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं इनसे परिचित नहीं हूं, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि ये किस पद पे रहे हैं। ये पूर्व महासचिव रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी, जिला स्तर पार्टी के पूर्व महासचिव हैं ये। देखिए, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर पार्टी के आदमी हैं, जो भी पार्टी का आज की डेट में कार्य करता है, वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी में पूरी निष्ठा रखता है और पार्टी के आने वाले सभी फैसलों का समर्थन करता है। जी अच्छा, मारुति जी आपके पास आता हूं। ये जो रिफ्ट है ये तो सबके सामने आ रहा है, फिर समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश खेमा है मानने को राजी क्यों नहीं है कि पार्टी जो बेस है पार्टी का वो पूरी तरह से खिसक रहा है? देखो दीपांशु, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के नेता चाहे जो भी कह ले, अनिल जी चाहे जो भी सफाई दे दें, विकास से लेकर विकास को सामने रख के जो अंदर द्वंद्व चल रहा है उससे छुपाने की लाख कोशिश कर ले, पर अंग्रेजी में 3 वर्ड कहे जाते हैं, स्प्लिट वाइड ओपन। तो ये समाजवादी पार्टी में बहुत स्पष्ट दिख रहा है। देखिए दीपांशु, एक बहुत सीधी सी बात होती है, जब आपके घर में शांति होती है ना, तो आप खूब विकास कर सकते हैं बाहर, क्योंकि आपके पास चुनौतियां नहीं होती हैं अंदर से। जब आपके पास अंदर भी चुनौती और बाहर भी चुनौती होती, घर के अंदर भी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रिफ्ट है, बहुत ज्यादा आपस में खींचतान मची हुई है, और फिर आप चुनाव में भी हैं, आपको अपने कई प्रतिद्वंदियों से लोहा लेना है। आपके पास सामने भाजपा है, आपके सामने बसपा है, और सबसे बड़ी बात कि आपके गठबंधन में जिनके साथ आपका गठबंधन है उनके साथ भी द्वंद्व दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी तक सीट शेयरिंग को लेके क्लैरिटी नहीं आई है। तो और जो आज जो उन्होंने कहा, शिवपाल ने जो कहा नामांकन भरने के बाद जसवंत नगर में, उन्होंने जो बयान दिया, तो देखिए बहुत स्पष्ट है। आपने कहा ना कि चेहरे के भाव बताते हैं व्यक्ति के कि वो क्या सोच रहा है और उसके मन में क्या बातें चल रही हैं। और ये द्वंद्व आज का नहीं है। वो गाना जो उन्होंने गाया था, कस्में वादे प्यार वफा सब, एक बड़ा किस मौके पे गाया मुझे नहीं याद आ रहा है, पर वो मतलब उनके अंदर की जो भावनाएं थी वो बयां कर रही थी। और आज जो उन्होंने कहा कि 11 मार्च का वेट कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल अनिल यादव जी, ये तो चलिए आप कह सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के नेता है जिनको आप नहीं जानते, आप युवा पीढ़ी है शायद। चलिए उस जो दीपांशु, मैं आपके इसी वर्ड पे आगे ले जाता हूँ जो तुमने कहा कि आप युवा पीढ़ी हैं और शायद आप नहीं जानते। अमेरिका भी गए थे, अमेरिका भी नहीं, वो अलग इशू है। वो पार्टी ने भेजा होगा जिस भी मकसद से भेजा हो, स्टडी करना, स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए भेजा था। पर देखिए, ये किसी भी संगठन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो आपके सीनियर्स हैं उनका योगदान आप भुला नहीं सकते। 1992 अनुभव तो वही देते हैं। 1992 में अब नई पीढ़ी नहीं पहचान रही पुरानी पीढ़ी के नेता को, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, अनुभव कहाँ गया? जो यहाँ पर व्यक्ति थे, मैं नहीं परिचित था, तो मैं जबरदस्ती झूठ नहीं बोल सकता। जी बिल्कुल, आपकी भावनाओं को सम्मान करते हैं। नहीं, उसके बाद परिचित की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल अनिल यादव जी, शिवपाल जी के करीबी के हमने बयान सुनवाया आपको। अब हम जो जनता है हम कैसे मान सकते हैं कि ये शिवपाल जी के करीबी हैं नहीं है? इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता चल सकती। अच्छा चलिए, हम आपको जो इटावा के लोग हैं, हम उनका बयान सुनवाते हैं कि शिवपाल ने ये क्यों कहा, क्या सोचते हैं इस बारे में। नोट करिए, देखिए
कि हमेशा जब सरकार बनाने की बात होती थी तो ये कहा जाता था हम दोबारा सरकार बनाएंगे। हमेशा शब्द ये इस्तेमाल किया गया मैं दोबारा सरकार बनाऊंगा। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उनके साथी लोगों ने, शकुनी जैसे लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम 5वीं बार सरकार बनाएंगे। यानी समाजवाद की जो मूल परिभाषा थी उस परिभाषा को खत्म करने का काम किया। स्पष्ट हो जाएगा कि इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में जो स्टार प्रचार कर रहे हैं, इनसे ये सैकड़ा भी पार नहीं कर रहे हैं। उनकी सारी गलतफहमियां ये दूर हो जाएंगी 11 तारीख के बाद। सारा मुसलमान शिवपाल सिंह के साथ में है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान स्वागत करता है। हम लोग भी उनके साथ हैं और मुसलमानों के नेता मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह यादव हैं और कोई नेता नहीं है ना मुसलमान मानता है। शिवपाल सिंह यादव को नेता मानता है, माननीय मुलायम सिंह यादव को नेता मानता है। मैंने 32 साल हो गई है मैं उनके साथ हूँ, समाजवादी नेताजी के साथ और शिवपाल सिंह के साथ। अनिल यादव जी आपके पास लौटते हैं जी, बोलिए। देखिए, आपने मुझे अभी अलग अलग लोगों के बयान सुनवाए जी। आप इन बयानों से क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि आज की तारीख में जहां मुख्यमंत्री जी की रैली होती है, एक जिले में 4-4, 5-5 रैली हैं और वहां हजारों की संख्या में वहां लोग पहुंच रहे हैं। वो इसलिए नहीं पहुंच रहे कि वो इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना विकास, उत्तर प्रदेश का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में दिखता है। इसीलिए वो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और लोग कुछ भी कह सकते हैं। अब जैसे आपने वो जो सज्जन दिखाए, अजय जिनका नाम बताया, मैं वाकई में नहीं परिचित हूं तो मैं नहीं मान सकता कि ये पार्टी के अब मैं नहीं जानता कि ये आपने कौन विरोधी लोग ले आए हैं आप उसको। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो शिवपाल जी ने, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। विरोधी नहीं है, ये उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं जहां से पूरा यादव परिवार आता है। पांडे जी, एक बात बताइए, हमारा चैनल विरोधियों को लाके नहीं बैठाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हकीकत है वो आपके सामने रखता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर पार्टी के लोग होते हैं। अब हमें थोड़ी पता आप किन वाले लोगों को क्या पता ये भाजपा का समर्थन करते हो। आप ये बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। 4 लोगों के इंटरव्यू से एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें कई लाख लोग होते हैं, आप उनका कैसे मत जान सकते हैं? ये तो बिल्कुल सरासर बेईमानी बात है। और दूसरी मेरी बस इतनी सी और बात पूरी हो जाने दीजिए कि शिवपाल जी ने जो नामांकन किया है वो समाजवादी पार्टी से ही किया है। वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इसी बात पर मैं कह सकता हूं कि इन बातों का कोई आधार नहीं है। अब चलिए अनिल यादव जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जी, अखिलेश यादव के लिए आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारा क्राउड आ रहा है, वो विकास की बात सुन रहा है और वो वोट देगा, वो वोट बैंक मांग रहे ना। अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी के बारे में कई बार बोल चुके हैं, फिलहाल बाइट ड्राई है हमारे पास। वो कहते हैं कि जो मोदी की रैली है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, सिर्फ देखने आते हैं और खाना खाने आते हैं। ये बात अगर मैं आपके अखिलेश यादव के बारे में कहूं तो ये इसलिए नहीं कह सकते आप क्योंकि जो मोदी जी की रैली हुई उसमें उसके बाद जनता ने बड़ा हंगामा किया कि हमें 400 रुपए दे के लाए, 200 रुपए ही दिए। किसी ने कहा हमें खाना खाने के लिए नहीं दिया, किसी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश से आए हैं। तो देखिए, वो जो रैली थी, मैंने तभी कहा कि एक जिले में 4-4 रैलियां हो रही हैं। अनिल यादव जी, रैलियों की सच्चाई आप भी जानते हैं। मारुति जी कुछ कहेंगे आप इस पर? नहीं, ये अनिल जी कह सकते हैं इसमें। नहीं, अगर आप नहीं, अनिल जी को मैं रोकूंगा नहीं, वो दिल खोल के इस बात को कह सकते हैं कि मोदी जी की रैली में जो होता है वो अखिलेश यादव की रैली में नहीं होता है। अगर आप विकास की बात, फिर तो बहुत सारी बातें, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं। जी, अब उसका क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। पर देखिए, नहीं, रैली के निकलने के बाद चैनलों ने दिखाया, कई चैनलों ने दिखाया। आप देखिए मुद्दे को इधर से भटकाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इतनी रैली मोदी जी के यहाँ पर आती हैं तो इतने लोग रैली में आते हैं, तो मैंने बताया कि वो लोगों की क्या शिकायत है। आपने चैनल्स की बात की, 4 लोगों की बात सुन के कैसे मान ले सारी चीजें जो आप पर आरोप लगा रहे हैं? मध्य प्रदेश की अरे वो रैली से निकलते हुए लोग दिखाए हैं। दीपांशु, ऐसा होता है कि मेरा सब अच्छा होता है, जो मैं कर रहा हूँ वो सब अच्छा है। अच्छा है। जो सामने वाला कर रहा है वो सब खराब है। अच्छा, बुरा दिखाते हैं। ये शगल है, ये राजनीतिक पार्टियों का शगल है, वो ऐसा ही कहते हैं। पर जब हकीकत सामने आती है, मैं तो फिर वही कह रहा हूँ, आज इस बात को स्वीकार करने में क्यों दर्द हो रहा है कि क्यों नहीं कह लेते हैं कि यहाँ पार्टी में रिफ्ट है, पार्टी में दिक्कत है, परिवार में दिक्कत है। मानो ना यार, वो खड़े होकर मंच पे वहां कह रहे मैं 11 मार्च के बाद पार्टी बनाने जा रहा हूँ। जी, क्यों बताना चाहिए अनिल यादव जी को, क्या ऐसा हो गया 11 मार्च के बाद पार्टी बनने जा रही? नहीं, एक और समाजवादी पार्टी। बीजेपी नेता हमारे साथ सीधे लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और पहले सवाल से शुरू करूंगा कि क्या शिवपाल के इस बयान से पार्टी को नुकसान होगा? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बनाएंगे 11 मार्च के बाद।
तो शिवपाल यादव बागी हो गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में बैठ के कि सब कुछ ऑल इज वेल है, सही चल रहा है। फिलहाल हमारे साथ लखनऊ से हमारे गेस्ट चंद्रभूषण जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण जी आपका। पहला सवाल यही होगा कि शिवपाल यादव के इन बागी तेवरों से उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान झेलेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, ऐसे तो ये समाजवादी पार्टी का मामला है जी, और इस पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बेहतर बता सकते हैं जी। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो पारिवारिक प्रश्न चल रहा है, इससे जहां उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, ये सब तो खतरे में पड़ी ही है, लेकिन इनकी पार्टी भी खतरे में पड़ गई है। पिता कहीं है, चाचा कहीं है, भतीजा कहीं है, तो ये जो अंतकलह है पब्लिक देख रही है। कांग्रेस के साथ इनकी जो पटके पटका चल रही है वो अलग है जी। एक ही सीट पे कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, सपा का भी उम्मीदवार है। आप पर आरोप लग रहे हैं कि जो मोदी जी की रैलियां हैं उसमें लोग किराए के आते हैं, क्या कहेंगे? बंटवारे का संघर्ष है, सीएम और सुपर सीएम की लड़ाई है। इस लड़ाई को जनता देख रही है और पब्लिक समझती है कि सत्ता में आने के बाद खुदा न खास्ता अगर ये दोबारा चुनाव जीत कर आ जाते हैं, जो कि होने वाला नहीं है, आपको खुद पर भरोसा नहीं में क्या अराजकता होगी? हाँ, आपको खुद पर भरोसा नहीं है जी। उत्तर प्रदेश खुदा ना खास्ता ये चुनाव जीत कर आ जाते हैं, इसका मतलब ये बात आपके मन में है जी। मेरा ऐसा मानना है चंद्रभूषण जी, पार्टी आज पूर्णतया लड़ाई से बाहर हो चुकी है जी। ये अपने पारिवारिक मल्लयुद्ध में संलिप्त है जी, और चुनाव को लेकर गंभीर भी नहीं है। एक बार चंद्रभूषण जी, एक बार अपनी पार्टी की कला के बारे में बता दीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जगह अपना मैनिफेस्टो पढ़ रहे होते हैं और बाहर आपके लोग आत्मदाह कर रहे होते हैं, आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कभी आपके प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जलाया जा रहा है, कभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला जलाया जा रहा है, कभी लोग आपकी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के सामने नीचे आके लेट जाते हैं, कभी लोग आपके दिल्ली ऑफिस पे कूच कर रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं, आप अपनी हालत देखिए कैसी हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, आपने आप सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए चंद्रभूषण जी। आपने समाजवादी पार्टी का आपने खुद माना कि समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया है कि उसके विकास की योजनाओं को आपने अपने मैनिफेस्टो में नकल कर लिया। सारा मैनिफेस्टो आपने समाजवादी पार्टी का चुरा के नकल कर लिया। आप मैनिफेस्टो में कह रहे हैं हम डायल 100 देंगे, आपको बता दूं डायल 100 हम पहले से दे रहे हैं। आपने कहा हम लैपटॉप देंगे, पहले समाजवादी पार्टी ने जब लैपटॉप देना शुरू किया तो आपने उसे झुंझुना बताया, और आज अपने मैनिफेस्टो में आप उसी दोनों की पार्टियों में रिफ्ट है उत्तर प्रदेश में देने का चाह रहे हैं। अरे अनिल यादव जी और चंद्रभूषण जी, दोनों लोग देखिए, एसपी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद दोनों खेमों के जो कैंडिडेट्स हैं, टिकट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में टेंशन है। आज ही की बात करें, मुलायम सिंह के करीबी रविदास मेहरोत्रा का टिकट कटने के बाद उन्होंने सफाई दी, क्या बोला पहले वो सुनते हैं। यूं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में कई सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है अब, लेकिन लखनऊ मध्य में भी पेच फंसा हुआ है। रविदास जी, अब नई कहानी, मारूफ खान भी नामांकन कर रहे हैं, गठबंधन का प्रत्याशी वो खुद को बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद ये तय हुआ कि जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट मिलेगा। मैं यहाँ पर लखनऊ मध्य क्षेत्र से मैंने बीजेपी को चुनाव हराया था 23,000 वोटों से, मेरा टिकट तय हो गया। और टिकट तय होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के साथ में राहुल गांधी जी प्रचार करने के लिए आए और उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 3 लाख मतदाताओं से उन्होंने अपील करी मेरे लिए कि इनको वोट देने के लिए। जीपीओ पार्क से शुरू हुआ रोड शो और जीपीओ पार्क से हजरतगंज। आपकी मेहनत, आपने मुख्यमंत्री जी से भी मिले, अध्यक्ष जी से भी मिले, बाबूजी के पास भी गए, तो क्या मेहनत रंग लाई कुछ? बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा साकी निशान है, समाजवादी पार्टी का मैं प्रत्याशी हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। साकी मेरा चुनाव निशान रहेगा और मैंने जनता के बीच 5 साल काम करने का काम किया है। आप चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री अनिल यादव जी, ये देखिए अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। चांदपुर सीट की बात करें, गायत्री प्रजापति की बात करें, उससे पहले कई सारी चीजें धीरे धीरे आ रही, पता ही नहीं चल रहा है किसकी पार्टी दोनों नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। ये बताइए क्या करेंगे इसका?
देखिए मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है ये किसी पार्टी, ये जो गठबंधन भी हुआ है ये सिर्फ किसी पार्टी के फायदे के लिए नहीं हुआ है। इसका विजन बड़ा है। ये इसलिए हुआ है कि जो सांप्रदायिक ताकतें उत्तर प्रदेश को कमजोर करने में लगी हुई हैं, जो सिर्फ अपने एजेंडे में सिर्फ भाई से भाई को लड़वाने की बात करते हैं, जो यहाँ का माहौल बिगाड़ने की बात करते हैं, वो उन ताकतों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। मारुति जी, ये गठबंधन क्या ढंग से नहीं हुआ क्या? मैं देखो दीपांशु, थोड़ी देर पहले एक बात आपसे कही थी कि जब घर में शांति होती है तो बाहर सब कुछ अच्छा होता है। जब घर में शांति नहीं होती तो बाहर भी बहुत सारी चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। देखिए ये जो भी कुछ चल रहा है ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो देखिए आज जो भी व्यक्ति राजनीति में होता है उसकी उम्र चाहे जितनी हो जाए, चाहे उसका अनुभव कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, एक जो महत्वाकांक्षा होती है ना राजनीति में आने के बाद, जो महत्वाकांक्षाएं प्रबल होती चली जाती हैं दीपांशु, और ये उसी का नतीजा है जो भी आज चल रहा है समाजवादी पार्टी में, जितना मैं समझ पा रहा हूं। अब इसको ऐसे देख लीजिए, किसी भी संगठन को उसमें दो चीजें होती हैं, युवा जोश होता है और वरिष्ठों का अनुभव होता है। दो का एक कॉकटेल बनता है, तब जाके कोई संगठन खड़ा हो पाता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कोई दूसरा संस्थान क्यों ना हो। अभी क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में, आप इसको देखिए, युवा के साथ जो अनुभव है उसमें संघर्ष हो रहा है। अनुभव कितना लेना चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 5 साल का जो उन्होंने शासन किया है उत्तर प्रदेश में, क्या वो अनुभव इतना बड़ा है? पहला सवाल। दूसरा, जो मुलायम सिंह यादव और जो शिवपाल का 1992 में जब पार्टी का गठन हुआ समाजवादी पार्टी का, और आज तक आप देख लीजिए, क्या वो अनुभव बहुत छोटा हो गया इनके 5 साल के अनुभव के आगे? देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि इस बात को समझना होगा दोनों लोगों को। मैं एक पत्रकार के रूप में जो टिप्पणी कर रहा हूं वो ये है कि संगठन में इन लोग ये समझना चाहिए कि चीजें दोनों जरूरी हैं। युवा ताकत तो आगे आनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल तो जुमले भी चलने लग गए हैं, जहां जवानी चलती है वहां जमाना चलता है। अब बिल्कुल सही बात भी है, मैं इसको मानता भी हूं कि युवा ताकत को हमेशा आगे आके मोर्चा लेना चाहिए, पर उसके साथ जो अनुभव है, लंबा अनुभव है, जिन्हें राजनीति चीजों का जो बस बीच में आपकी बात काट रहा हूँ, वो इसलिए है कि जो आपने 5 साल के अनुभव की बात की, आप मुझे एक बात बताइए, कितनी पार्टियां आपको ऐसी दिखती हैं जो अपना मैनिफेस्टो में कितनी सारी सैकड़ों शर्तें रख देती हैं और उनकी आधी भी नहीं पूरी कर पाती? मैं आपको बता देता हूँ, मुख्यमंत्री मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, पांडे जी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप देखिए कि जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए वो अपने 5 साल में पूरे किए, उससे भी बढ़कर काम किया। आज 15 लाख से अधिक, हम 25 लाख से अधिक, छोटा सा एक आईना दिखाता हूं। मैं बहुत नहीं अब आपने ये सवाल छेड़ा है। देश के सबसे बड़े 302 किलोमीटर के हाईवे को, अब इस मुद्दे पर रहिए, मैं आपको एक छोटा सा आईना दिखाता हूं। जी बताइए। आप जब 2012 में सत्ता में आए थे, आपने मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो में एक जगह लिखा था मुसलमानों को आरक्षण देंगे। आपको नहीं पता था कि आरक्षण जाके सब जुडिस हो जाएगा? आपको नहीं पता था कि ये तय सीमा है संविधान के दायरे में? आप इस बार आपके जब मुख्यमंत्री ने जब वो मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने ये कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो आपको नहीं पता था? कौन सा विचार? आप एक बात बताइए। मैं कह रहा हूं आप नहीं, एक बात बताइए। आपने एक पॉइंट उठा लिया। नहीं, आपने एक पॉइंट उठा लिया, आप उस पर बात कर रहे हैं। इसको समझिए। नहीं, अगर आप ही एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की तरह बात करेंगे तो कैसे बात बनेगी? आप देखिए कोई बात हमारी गलत है उसे हम गलत मानेंगे, पर आप इस बात को, आपने मेरी एक भी बात पे हाँ नहीं किया। क्या आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, सबसे लंबा देश का एक्सप्रेसवे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बना है? आपने अनुभव की कमी बताई है। आप ये बताइए, 1090 महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री के डायल 100 आज तक अभी तक बता दीजिए किसी और प्रदेश में चालू हुआ हो तो? चंद्रभूषण जी सवाल 108, 102 की एम्बुलेंस सेवा पब्लिक को बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। अरे आप अपना देखिए, पब्लिक को बेवकूफ तो आपने डिमोनेटाइजेशन से बनाया है। अच्छे दिन के वादे करके आपने खूब बेवकूफ बनाया है, और इसका जवाब पब्लिक आपको देगी। अभी 2017 में पब्लिक आपको इसका जवाब देगी। चंद्रभूषण जी, सभी हाई स्कूल पास बच्चे को टैबलेट चंद्रभूषण जी, अच्छा क्यों आपने, जब पहले आप लैपटॉप को झुंझुना बताते थे तो क्यों आपने अपने मैनिफेस्टो में उसे जगह दी? बताइए, आपने झुंझुना बताया, अब क्यों आप अपने मैनिफेस्टो में लैपटॉप को डाल रहे हैं? मेरे मैनिफेस्टो में 2012 में भी लैपटॉप था, 12 में भी था। अरे एक बार जरा पढ़ लीजिए,
और पढ़ हम सबको लीजिए। देंगे। उस हम चंद्रभूषण किसी जाति जी, विशेष, धर्म विशेष को नहीं देंगे। उसको पढ़ समस्त लीजिए। नागरिकों को, समस्त अब आप कह विद्यार्थियों दीजिए कि को डायल 100 भी आपके 2012 के मैनिफेस्टो में थी। और डेटा अब भी आप देंगे। कह दीजिए हम कुर्ता ना, भी देंगे, पैजामा भी देंगे। कह आप दीजिए कुर्ता पहना के घुमा कि रहे हैं। 108 102 हम कुर्ता एम्बुलेंस भी पैजामा दोनों देंगे। आपके उसमें थी, मैनिफेस्टो में थी। कहिए अच्छा, आप, अच्छा, क्योंकि अनिल जी, सारी जो भी अच्छे रोड चंद्रभूषण बनाने जी, की, रोजगार देने की, ये सब योजना आपके मैनिफेस्टो में 2012 में थी। जी, दोनों पार्टियां जो है वो मिलके काम कर रही है। अनिल जी, आप मेरे 3 सवाल का जवाब दीजिए। एक घोषणा करती है और हाँ, दूसरी बेरोजगारों को भत्ता दिया उसका आपने, अपग्रेडेशन करती किसानों को है। भत्ता दिया आपने, सभी बच्चों को लैपटॉप टैबलेट दिया। उत्तर प्रदेश के तो नहीं दिया नौजवान तो को फिर जो आखिर बाहर आप अपना एक पेट पालने के लिए बाहर झूठा नौकरी घोषणा कर रहा पत्र क्यों आ रहे था, हैं? आपने उसे घर आने पे मजबूर कर दिया। आपने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपने जो रोजगार कर रहा था उसे छोड़ के वापस आए, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से उसकी हालत खराब कर दी। आप किसानों की बात करते हैं, आपने शुगर इंपोर्ट करके किसानों की कमर तोड़ दी। जानकारी भी है आपको इसकी? डिमोनेटाइजेशन से आपकी हालत खराब है, डिमोनेटाइजेशन से मायावती की हालत खराब है, देखिए, डिमोनेटाइजेशन से कांग्रेस की हालत खराब है। जो 100 से अधिक लोग अच्छा, एक बात जनता को चंद्रभूषण जी, खून आप लिया है। वरिष्ठ नेता, एक बात बता दीजिए। आपके 27 साल के शासन में आप लोगों के जनता तो मर चुकी है, जो 100 से जनता के पास कुछ बचा ही नहीं है। वो तो समाजवादी गुंडों के जेब में चला गया। जान का जवाब कौन देगा, समाजवादी ये बता गुंडों ने दीजिए। गरीब जनता के रुपए को चूस लिया। अरे गरीब जनता की बात आप कर रहे हैं, भाजपा की सरकार आती है, गरीब जनता की बात आप कर रहे हैं, जिसने सैकड़ों लोग मरवा दिए लाइन में खड़े होते हुए। चलिए, किसी की बच्ची से रेप हो जाता है, बात किसी की शिवपाल बच्ची से यादव की रेप हो हो रही है। जाता है, महाराज लाइन में प्लीज पैसों के लिए खड़ा केवल हुआ। मुद्दे की बात करिए। आप 1 फरवरी से 24,000 लिमिट हो गई है, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल मारुति जी आपके पास आता हूँ। बात 24,000 जी, जी। लिमिट की नहीं है, बात उस नुकसान की है जो उन परिवारों को हुआ है, उन्होंने अपना आदमी खोया है। बिल्कुल भाई साहब, बात यहाँ फिलहाल शिवपाल की और दोनों पार्टियों के अंदर मजे इन्होंने डाल दिया कि इस पे ये इसको नुकसान हुआ, उसको नुकसान हुआ। अरे जिसको नुकसान हुआ उसकी तो आप वो बात कर जनता नहीं रहे जवाब हैं। दे देगी। 11 मार्च 1.5 महीने की बात है, काय को इतना गुस्सा करना। फिलहाल मारुति जी आपके पास आता हूं। 1967 में शिवपाल यादव जब 12 साल के थे तो मुलायम जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हो गए थे। मुलायम ने खुद कहा था, शिवपाल ने मेरी जान बचाई। चंबल का मैटर आप देखिए, चाहे वो फूलन देवी हो, चाहे मलखान सिंह हो, यहां पर सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक नहीं चाहिए होता, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिन्हें शिवपाल ने संभाला। जो बेस था शिवपाल का, जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, आपने बोला था मारुति जी कि महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं। सहकारिता आंदोलन जमीनी स्तर पर पहली सीढ़ी थी, वहां गए। उसके बाद 1988 में जिला सहकारी बैंक, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बने। 1994 में सरकारी ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष हुए। उसके बाद 1996 में विधानसभा चुनाव में मुलायम ने जसवंत नगर विधानसभा उन्हें सौंप दी। मुलायम सरकार के सबसे मजबूत मंत्री बने। अब यह बताइए, एक आदमी, एक लड़का अपने बड़े भाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर 12 साल की उम्र से काम कर रहा है, उसकी महत्वाकांक्षाएं ना हो ऐसा मैं नहीं मान सकता। 2012 की बात करें, इन्होंने मना किया था कि अखिलेश को मुख्यमंत्री मत बनाइए। 2014 लोकसभा इलेक्शन जाने दीजिए, पार्टी को ज्यादा फायदा हो गया। खबर आई कि अखिलेश जो है वो दबाव डाल रहे हैं कि मुलायम की तबीयत सही नहीं है। क्या गलत मानेंगे अखिलेश उसको, शिवपाल को? नहीं, देखिए, ये बहुत ही आपको ऐसा समझना होगा कि जैसा आपने बताया कि जब वो 16 साल के थे तब मुख्यमंत्री, तब मुलायम सिंह विधानसभा के सदस्य हो गए थे। देखिए, बहुत लंबा राजनीतिक करियर है शिवपाल सिंह यादव का। उन्होंने उस पूरे करियर में बहुत सारी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। और देखिए, हर आदमी जिसका इतना लंबा करियर हो, जब अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी को खड़ा किया है, और तमाम, जैसे मुलायम कहते भी हैं कि खूब खून पसीना बहाया है शिवपाल ने मेरे लिए, यहां तक कि लाठियां भी खाई हैं। तो जब इतनी बातें मुलायम सिंह शिवपाल के लिए कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति की उस पद पर, जब देखिए ये महत्वाकांक्षा तो कहीं ना कहीं थी ही कि जब मुलायम सिंह राजनीतिक रूप से थोड़ा से अपने आप को अलग करेंगे तो मेरी कहीं ना कहीं जगह बनेगी, ये महत्वाकांक्षा है। और कई बार उन्हें सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं किया, पर होता है ऐसा। पर अब उनको जब 2012 में चुनाव हुए, पार्टी पूर्ण बहुमत में आई, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो गए, और मुलायम सिंह ने इसकी बाकायदा घोषणा की, उन्होंने अपने बेटे को अपने राजनीतिक विरासत सौंपी। तो ये जो खटपट थी ना, वहां से चालू हो गई। चंद्रभूषण जी, आप मामला स्क्रिप्टेड तो नहीं है? अपर्णा को आशीर्वाद दे रहे हैं और खुद कुछ नहीं कह रहे, आराम से एक बयान देकर शांत हो जाते हैं। मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूं, तुम खुद बाहर जा रहे हो। शिवपाल को कि धीरे धीरे सबको साइड कर दिया। स्क्रिप्टेड तो नहीं मामला पूरा? नहीं, अब ये देखिए, इन लोगों का जो पूरा कथानक है जी, तो ये बड़ा प्रहसन भरा है जी। कई बार लगता है कि इसकी कुछ स्क्रिप्ट मुलायम सिंह की है और शिवपाल उसके शिकार हो रहे हैं। आपको कई बार लगता है कि मुलायम उसके शिकार हो रहे हैं, कई बार लग रहा था कि अखिलेश शिकार हो रहे हैं जी।
समझ से परे है। मुझे तो लग रहा है कि सारी लड़ाई में समाजवादी पार्टी तो बर्बाद हो ही रही है, राज्य भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी है। सारी नौकरशाही कहीं न कहीं से इस राजनीतिक नाटक को एंजॉय कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता पीस रही है। आज अस्पतालों में डॉक्टर मौज कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। चंद्रभूषण जी, आप एक बात बताइए, तथ्यों के साथ बात कीजिए ना। इसके कारण ये कुछ भी हो। आपका मंच नहीं है जहाँ आप कुछ भी करिए। बोलते चले जी, जाएं। बिल्कुल फैक्ट पे तथ्यों बात के करिए साथ बात चंद्रभूषण। करिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपको पता है कि जब से देश आजाद हुआ है, इन 5 सालों में इतनी मेडिकल सीट्स बढ़ी हैं जितनी जब से देश आजाद हुआ है तब तक नहीं बढ़ी। जी, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया, सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क हमने बनाया, आईटी हब लखनऊ में। आप लखनऊ रहते हैं ना? मेडिकल सीट बताइए, आप लोग कैसे मेडिकल कॉलेजों में कैसे घोटाला कर रहे हैं? ये देखिए, आज आप मानते हैं इस बात को? अच्छा ये बताइए, ये आप इतना मानते हैं कि गरीब आदमी मानते हैं कि हमने नए मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए हैं, अस्पतालों में मर रहा है। आपने बताइए कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं? कौन से घोटाले की बात करें? घोटाले की बात करिए तो व्यापक भी करिए ना। मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले की बात करिए जहां उसमें भी सैकड़ों से ज्यादा लोग मरवा दिए गया है। सरकारी अस्पताल में गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। आप किसको बता रहे हैं? नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आप हमको जब मुद्दा नहीं होता आदमी पे, पता है क्या यही बसता है। यहाँ का गरीब आदमी मर रहा है। अरे गरीब तो मरेगा ही जब डिमोनेटाइजेशन करेंगे आप। चलिए फिर बात डिमोनेटाइजेशन पर आगे। गरीब तो मरेगा ही। अरे क्या रिक्शे वाले, किसी रिक्शे वाले आदमी पे, किसी बेचारे गरीब आदमी पे घमासान को तो प्लीज शांत करिए। मारुति जी, आपके पास आता हूँ। एक सवाल है, वो ये है कि नौकरी पेशे वाले आदमी पे क्या काम करके जो अपनी दिहाड़ी मुलायम ले के रहा है, हनुमान उसका हैं, ब्लैक मनी था जिसको लाइन शिवपाल में सिंह लगा दिया यादव, उन्हें ऐसी क्या इतनी ज्यादा रिफ्ट हो गया कि उन्होंने अपने भाई को छोड़ दिया? क्या ये आखिरी रास्ता था उनके पास? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया दीपांशु को, जो क्लैरिटी दीजिए जरा। जी, ये क्या आखिरी रास्ता था शिवपाल के पास? मुलायम जो हर चीज उन्होंने बोली, अभी भी मुलायम के साथ ही रहे कि जो नेताजी कहेंगे वो मैं करूंगा, नामांकन के दौरान भी बोला, लेकिन पर्चा भरने के तुरंत बाद वो सीधे सीधे मुखर हो गए जो कहना चाहते थे। ये आखिरी रास्ता था बिल्कुल पार्टी छोड़ना? ठीक है, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मेरा भाई भी शायद मेरे साथ नहीं है। शायद उन्होंने कोई पार्टी छोड़ने की बात नहीं कही है। देखो दीपांशु, ऐसा है, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पास पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग था, उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद लिया गया, उनसे प्रदेश अध्यक्ष के बाद उनका मंत्री पद भी उनका चला गया। कई बार उन्होंने दबे मन से कहा कि चुनाव लड़ने की भी इच्छा नहीं है, सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, पर ऐसी खबरें चलती रही। बेटे का भी नाम आया कि बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, बेटे के भी लिस्ट में नाम नहीं था। देखिए होता है क्या कि पार्टी से पूरी तरीके से साइडलाइन हो चुके हैं, पूरी तरीके से, कहीं कुछ बचा नहीं। आज अब जब चुनाव प्रचार में पार्टी उतरी है तो शिवपाल सिंह आज से पहले 2012 के समय 2012 के वक्त पे चले जाइए, शिवपाल सिंह एक रुतबा रखते थे पार्टी के अंदर। हर प्रचार में, हर मैनिफेस्टो में उनका फोटो हुआ करता था मुलायम सिंह के साथ, तमाम चीजें होती थी। पर इस बार कहाँ है शिवपाल? विकल्प क्या है शिवपाल के पास? एक बहुत बड़ा विषय है कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। अब राजनीति में फिर जब आपके पास कोई विकल्प नहीं तो एक ही, फिर आप या तो राजनीति से अलग हट जाइए या फिर कुछ नया कर लीजिए। अच्छा अनिल जी, एक चीज बताइए, 105 सीटों पर शिवपाल ने आज कहा है कि 105 सीटों पर जो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे हम सिर्फ उन्हीं का समर्थन करेंगे, उन्हीं के पक्ष में हम रैलियां करेंगे। क्या माना जाए? नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं स्टेटमेंट सुना। नहीं, उन्होंने कल मुलायम सिंह ने ये कोई स्टेटमेंट, मैं दीपांशु मैं बता दूं, कल मुलायम सिंह मुझे बोलने, पांडे जी मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आप एक बार फिर से मैं एंकर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार फिर से वो वीडियो देखें, उसमें शिवपाल जी ने कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा है। थोड़ी अपनी जानकारी में आपने कहा है कि पार्टी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपने कहा है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात नहीं। कल तक आपके लिए नेता कह रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, आज सुबह तक बात की, लेकिन अचानक से चेंज हो गया। पल में चीजें बदल जाती हैं आपकी पार्टी में। देखिए, पल में चीजें बदलने की बात नहीं है। अभी भी जो स्टेटमेंट है वो 11 मार्च के बाद का है जी, और राजनीति में चीजें बदलती और चलती रहती हैं, उसमें कोई तो ये क्या आपके अंदरूनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? आज जो कहा है उससे आप सहमत नहीं है ना? स्क्रिप्टेड है ये, सिर्फ अखिलेश यादव को जिताने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ये? आप कैसे अभी उन्होंने अभी भाजपा के वो कह रहे थे, अभी मैं किसी और चैनल पे डिबेट में था, वहां पर वे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अखिलेश जी ने पार्टी हथिया ली। अब यहाँ कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, तो ये अलग अलग चीजें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि 11 मार्च तक का वक्त है, उसके आगे ठीक हो जाएगा, तो मैं तो यही मानूंगा ना कि स्क्रिप्टेड है। इसका मतलब नहीं, 11 मार्च मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि 11 मार्च के बाद की बात हुई है ना। अभी 11 मार्च में बहुत समय है, अभी पूरा चुनाव लड़ने के लिए। फिर कोई चमत्कार होगा? मारुति जी, मैं सिर्फ अनिल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ जी।
सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हो कि 11 मार्च के बाद भी ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी, मान लेते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जो 11 मार्च है, अभी 11 मार्च आने में टाइम है, उससे पहले एक बहुत बड़ा चुनाव हमें लड़ना है। पर देखिए, वर्तमान में जो अभी वो कह रहे हैं, आज जो उन्होंने कहा कि आप उस जो बयान अभी टीवी पे चल रहा था 11 मार्च के बाद हम नई पार्टी बनाएंगे, नहीं कहा उन्होंने, कहा कल मुलायम सिंह यादव ने बाकायदा एक बयान जारी करके ये साफ साफ कहा कि जो 105 सीटें हैं जहां कांग्रेस जो कांग्रेस को दी गई हैं, उन सीटों पर जो हमारे कार्यकर्ता खड़े होते, जिनको टिकट मिलता, जिन्होंने 5 साल मेहनत की, हम तो कह रहे हैं वो लड़े चुनाव, वो लड़े चुनाव कह रहे हैं, तो ये क्या है बताएं अनिल जी। देखिए, कल जो नेताजी ने स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सक्षम थी खुद अपने बलबूते पे सरकार बनाने में। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने कई बार ये बात कही कि हम सरकार अपने बलबूते पे बना लेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने काम ही इतना किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। फिर गठबंधन क्यों किया? शायद मुलायम यही तो कह रहे हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी मेरी बात तो, दीपांशु जी मेरी पूरी बात जी बिल्कुल बताइए। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद ही इसी बात का जवाब खुद ही दिया कि ये गठबंधन इसलिए हुआ है, अगर ये गठबंधन हो जाएगा हम 300 से ज्यादा सीटें ले जाएंगे। और ये इसलिए जरूरी है, जो सांप्रदायिक ताकतें यहाँ उत्तर प्रदेश में पनप रही है, इनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। ये ही हमारे गठबंधन की मेन वजह है, ऐसा नहीं कि हमें सरकार हम अपने बलबूते। चंद्रभूषण पांडे जी, आपसे आखिरी सवाल करूंगा, ये बार बार शब्द आ रहा है सांप्रदायिक ताकतें, क्या मतलब है इसका? आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि आप सांप्रदायिक तौर पर बिल्कुल अलग हो गए? इसका मैं जवाब दूं क्या? तो पूछिए जी, 100 से अधिक सांप्रदायिक दंगे यूपी में इनके शासन में अभी हुए। अरे आप ही के लोग यही कहा, मुसलमान बेघर हो गए जी, सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अखिलेश यादव थे। चंद्रभूषण जी, सुरेश राणा का बयान सुनिए कल का, सुरेश राणा का बयान सुनिए कल का, उन्होंने कहा है कि अगर मैं जीत गया तो देवबंद में और मुजफ्फरनगर में राजनीति मत करिए। चंद्रभूषण पांडे जी, आपने कहा कि सैकड़ों मुसलमानों का कत्ल हुआ, दंगे में कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता है। चंद्रभूषण जी उसके बारे में बताएंगे, तो इनका हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने 2 साल के कार्यकाल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है, पहले याद आता है, हम 73 सीटें जीत वो राम मंदिर संवैधानिक तरीके से बनेगा। मारुति जी, आपके पास आता हूं, ये क्या है संप्रदायवाद? यहां तो जब बात करें राजनीति शुरू कर देते हैं। क्या है ये सांप्रदायिकता? क्या है सांप्रदायिक ताकतें? आप पिछले इनके बयान देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या चाह रहे हैं ये। दादरी का जो दंगा हुआ उसमें देख लीजिए, संगीत इस देश के महापुरुष कोशिश करी, सांस्कृतिक विरासत है, एक हमारे साथ न्याय के सुव्यवस्था के प्रतीक है। वहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए, लेकिन संविधान और न्यायालय के व्यवस्था के अनुरूप संवैधानिक तौर पर बनेगा। कैसे बनेगा वो अमित शाह जी बताएंगे, अभी आप बोलने वाले। आप अगर कोर्ट का वर्डिक्ट ही नहीं आया तो कैसे 1 साल में बना देंगे? संवैधानिक तरीका बाद में देखेंगे। फिलहाल अब मारुति जी, लास्ट कमेंट, देश ये तरीका क्या है? कोर्ट में निरंतर डेट लग रही है। आपने सिर्फ इसलिए गठबंधन किया कि सांप्रदायिक ताकतों को दूर किया जा सके। 2017 में अगर आप अकेले सरकार बना सकते हैं, ज्यादा समय नहीं है, आपको अंदाजा लग जाएगा अपना। अनिल यादव जी, अगर आप अकेले सरकार बना सकते हैं तो फिर सांप्रदायिक ताकतों को भी आप अकेले ही हटा सकते हैं। उसके लिए गठबंधन क्यों किया? है दीपांशु, मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूं। अनिल जी चाहे जो भी कहते रहे, चंद्रभूषण जी इनके ऊपर जो भी आरोप लगाते रहे, ये चंद्रभूषण जी की पार्टी पे जो भी आरोप लगाए वो एक अलग इशू है। पार्टियां हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में, तो आरोप तो होंगे ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो कहेंगे इनने विकास नहीं किया, वो कहेंगे सांप्रदायिक है, वो अलग इशू है। मुद्दा यह है कि आज समाजवादी पार्टी के परिवार में जो घमासान मचा हुआ है उसका इम्पैक्ट होने क्या वाला है, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो परिवार में जो मचा हुआ उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या चुनाव में इसका असर पड़ेगा? एक सवाल तो ये है। दूसरा, क्या अखिलेश एक ताकतवर नेता के रूप में उभर कर आएंगे समाजवादी पार्टी में? एक चीज ये है। और सबसे बार मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बात समझ लीजिए, आप नेताओं की तरह बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप जोर से बोलेंगे तो जनता आप ज्यादा सुन लेगी, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि 2 बातें हैं। ये चुनाव ये जो रिफ्ट चल रहा है पार्टी के अंदर, ये 2 प्रकार से प्रभाव डालेगा। या तो फिर डेंट होगा, या फिर अखिलेश बहुत बड़े ताकतवर नेता के रूप में उभर कर समाजवादी पार्टी में सामने आएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये चुनाव ये तय करेगा कि अखिलेश यादव प्रदेश को स्वीकार है या नहीं है। उनकी स्वीकार्यता तय करेगा, ये बहुत बड़ा इशू है। ये चुनाव ये तय करेगा। जी बिल्कुल। चाहे इनके परिवार में नोएडा स्टूडियो आने के लिए मारुति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रभूषण पांडे जी लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस्ट जो है वो ये है कि आखिर क्या होगा, या तो अखिलेश सब कुछ अपने पर लेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। ये 1 मैन शो है। फिलहाल क्या होगा आगे 11 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद।
है।